जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल A1 क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज त्रिशूल का पार्ट 5 आ चुका है। दोस्तों अगर आपने हमारे पार्ट 4 तक के वीडियोज नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से वॉच करिए। दोस्तों आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो रानीखेत रोग जो है दोस्तों आपका किससे संबंधित है? अगर दोस्तों आपको इनके राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बता सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी। तो रानीखेत किस रोग से संबंधित है दोस्तों? तो मुर्गी से, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो दोस्तों मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? तो ये दोस्तों आपकी रानीखेत। कौन सी है? रानीखेत, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो यह मुख्यतः निम्न में से किसमें? तो भेड़ और बकरियों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो दोस्तों प्राकृतिक रेशम की मुख्य कितनी हैं किस्में? तो ये 4 हैं। कितनी? 4 किस्में हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो भैया रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है स्वयं कीड़े से। किससे? स्वयं कीड़े से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो दोस्तों रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर आपको राइट आंसर पता है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मलबरी यानी सहतूत के पत्ते में रेशम के कीड़े क्या है? पलते हैं। सहतूत का जो पेड़ होता है उनके जो पत्ते होते हैं उनमें दोस्तों ये पलते हैं। अगला प्रश्न है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मटर में। किसमें? मटर में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? तो ये मटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो फूड एंड माउथ रोग किसके कारण दोस्तों उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है आपकी विषाणुओं के कारण। किसके? विषाणुओं के कारण, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स AIDS मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है। तो दोस्तों एड्स क्या है? तो ये एक दोस्तों कैसा हमारा विषाणु है? तो दोस्तों बताइए जल्दी से, कौन सा है? तो रिट्रोवायरस। ठीक है, क्या है? कौन सा है? HIV, तो रिट्रोवायरस। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मादा पशुओं में पिट्यूरिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो पिट्यूरिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है दोस्तों? तो दूध उतर जाता है। क्या होता है? दूध उतर जाता है। तो देखा होगा दोस्तों जहाँ पर दूध वगैरह जो भैंस होती हैं तो उन्हें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है उनमें पिट्यूरिन नामक एक हार्मोन पे इंजेक्शन लगता है मादा पशुओं में। तो क्या होता है, जो उनके दूध होता है वो आ जाता है कहाँ? थनों में, जिससे वो लोग दूध दूह लेते हैं। फिर आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो देखिए मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? ओकापी, आइबेक्स, ड्रोमडेरी, एल्क, क्या कहते हैं भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए राइट आंसर भाई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ड्रोमडेरी। क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति आपका किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। किससे? मांस उत्पादन से लाल क्रांति आपकी संबंधित है। नेक्स्ट है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। क्या? स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों क्या कहा जाता है? तो
होमोजेनाइजेशन, क्या? होमोजेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, होमोजेनाइजेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है बोविडी ओविस, बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये किसका है? तो भेड़ का। तो पूछ सकता है दोस्तों भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है बोविडी ओविस। क्या होता है भाई? बोविडी ओविस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है, क्योंकि? तो दोस्तों क्योंकि उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुरती, मुर्रा, जाफरबादी और मेहसाणा किस पशु की प्रजातियां हैं? तो दोस्तों ये किस पशु की प्रजातियां हैं? गाय की हैं, भेड़ की हैं, मुर्गी की हैं, भैंस की हैं? तो बताइए किसकी होती है दोस्तों? भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की है। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो दोस्तों बॉडी में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर दोस्तों शरीर में प्रतिदिन यूरिन आपका बनता है। अगला प्रश्न है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। क्या होता है? 6 होता है आपका मानव मूत्र का पीएच मान, और कैसा होता है? अम्लीय। नेक्स्ट है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ये हीलियम। कौन सी है भाई? हीलियम दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें आम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों? तो उसमें होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है आपका? तो ये उसमें होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अगला प्रश्न है एरोसॉल का उदाहरण है, तो एरोसॉल किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये धुआं का। किसका है भाई? धुआं का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं? तो दोस्तों कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती? तो ओजोन, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन लेयर है, ठीक है, जो क्या करती? पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेती है भाई? अवशोषण कर लेती है। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं, तो दोस्तों कौन से हैं? तो ये दोस्तों सूखी बर्फ है, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है दोस्तों आपकी एथिलीन। क्या है? एथिलीन। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, एथिलीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो कौन सा पीड़कनाशी दोस्तों ओजोन का ह्रास करता है? तो ये आपका करता है मेथिल ब्रोमाइड। क्या करता है? मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा भाई? कार्बन और हाइड्रोजन अधिक बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिनका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व है, तो उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व क्या है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए भाई। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा हीलियम। क्या है? हीलियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? हीलियम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है क्या? कार्बोलिक अम्ल। क्या है भाई? कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोको कोला का खट्टा स्वाद, ठीक है, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो दोस्तों कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो यह फास्फोरिक एसिड के कारण। किसके कारण? फास्फोरिक एसिड के कारण, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो दोस्तों अश्रु गैस का घटक क्या? एथेनॉल है, ईथर है, क्लोरोपिक्रीन है, एथेन है। कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा? तो ये आपका सी हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन, अश्रु गैस का घटक।
अगला है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मेथेन गैस। कौन सा है भाई? मेथेन, CH4 मेथेन गैस। अगला प्रश्न है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो दोस्तों फिलहाल अभी देख रहे हैं आप NTPC का जो विरोध चल रहा है, वहाँ पर अभी बिहार में राजेंद्र टर्मिनल में पुलिस द्वारा ये गैस छोड़ी गई है। ठीक है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने इस अश्रु गैस के गोले जो छोड़े हैं उसमें से दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो वो दोस्तों फिलहाल कौन सी गैस होती है? तो क्लोरीन गैस होती है। कौन सी? क्लोरीन, Cl2। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो ये होती है आपकी 0 कैलोरी। कितनी होती है? 0 कैलोरी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एस्बेस्टॉस। अगला प्रश्न है आपका एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग होता है। तो एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग आपका होता है क्या? वात स्फीति। क्या होता है? वात स्फीति, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह औषधि कौन सी है? ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि वह औषध कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो दोस्तों वह औषधि है आपकी प्रशांतक। क्या है? प्रशांतक। ये क्या करती है? दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कौन सी? प्रशांतक। तो दोस्तों ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा हुआ है? तो ब्रेल लिपि की खोज से जुड़े हुए दोस्तों लुईस ब्रेल। और लुईस ब्रेल ने दोस्तों क्या किया था? ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि दोस्तों होती क्या है? तो ब्रेल लिपि वो होती है जो व्यक्ति अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो इसका यूज करते हैं और इनसे अक्षर पहचानते हैं। क्या करते हैं? अक्षर पहचानते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अक्षर पहचान के बता सकते हैं कि किसमें क्या है, जो भी चीज़ें हैं। तो वो कहाँ के थे? तो ये लुईस ब्रेल थे आपके फ्रांस के। कहाँ के थे भाई? तो फ्रांस के थे। और ब्रेल लिपि क्या होती है? तो ये अंधों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो ये एड्स के प्रतिरक्षियों का। किसका? एड्स के प्रतिरक्षियों का। अगला प्रश्न है पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? किसके? पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने के लिए। तो किसको मिला है? तो ये आर्विंद कार्लसन को। किसको? आर्विद कार्लसन को। किसको? आर्विद कार्लसन को। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, आर्विद कार्लसन। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये दोस्तों कहाँ से छोड़ा गया था? तो कोरू से छोड़ा गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कोरू। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो ये दोस्तों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो कौन सी गैस दोस्तों? तो सबसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक क्या है? विषाक्त है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत का। अगला प्रश्न आपका है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो दोस्तों किस कारण से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC हो गया, फ्रेयान हो गया। दोस्तों जो भी हमारी रेफ्रिजरेटर से गैस निकलती है, AC रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस होती हैं, वो हमारी ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः ओजोन परत उससे क्या होती है? बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा जो गैस निकलती, जो नुकसानदेह गैस है, जिससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, तो उस गैस का क्या नाम है? तो दोस्तों उस गैस का नाम है आपका, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो कौन ज़्यादा असर डालता है? तो ये जल वाष्प, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जल वाष्प। नेक्स्ट है जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? तो ये कृंतनाशी के रूप में। किसमें? कृंतनाशी के रूप में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज़्यादा अधिक होता है? तो कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो किसका होता है भाई? तो ये नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। यानी कॉपर और टिन, इनको मिला के क्या बनता है? कांसा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप द्रव पर होता है? तो कौन सा धातु कमरे के ताप द्रव पर होता है? तो ये होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। ऑप्शन बी राइट। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं आपका क्या? सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सोल्डर। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है? तो दोस्तों कार्बन का कौन सा अपरूप? तो हीरा। हीरा दोस्तों क्या होता है? सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर को वायु में जलाने पर दोस्तों कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है भाई? तो सिलिका क्या है दोस्तों? तो सिलिका क्या है? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है उपधातु है। क्या है भैया? उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है। अगला प्रश्न है, धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण धर्म को बताता है? तो ये किसको बताता है भाई? तो ये आघात वर्धिता को बताता है। किसको बताता है? आघात वर्धिता को। यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चालकता को नहीं बताएगा, सक्रियता को भी नहीं बताएगा, कठोरता को भी नहीं बताएगा, सिर्फ ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगर किसी मिश्र धातु में, क्या है प्रश्न? कह रहा अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अमलगम। अगला प्रश्न है, जस्ता के अयस्क हैं, तो जस्ता का अयस्क क्या है दोस्तों? तो जिंक ब्लेड। क्या है भाई? जिंक ब्लेड। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? तो स्वप्नों का अध्ययन आपका कहलाता है क्या? ओनिरोलॉजी। क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा विद्युत होती है? तो शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा विद्युत होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत होती है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, इसरो का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1963। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। और बेंगलोर को ही दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किसको? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, बंगलौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर, एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो कौन सी गैस जमा होती है? तो ये आपकी ऑक्सीजन गैस जमा होती है, O2। कौन सी? ऑक्सीजन गैस, O2। अगला प्रश्न है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो ये 2% होता है। ठीक है। कितना होता है भाई? 2%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, छींकने से दिल की धड़कन कितने सेकंड के लिए रुक जाती है और फिर जारी रहती है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड दोस्तों क्या होता है? दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक जाती है और फिर से कंटिन्यू हो जाती है। नेक्स्ट है, किस विज्ञानमयी पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजिस्ट। किसमें? ऑस्टियोलॉजिस्ट। यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो किसकी अधिक है? न्यूट्रॉन, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें। तो किसकी सबसे ज़्यादा अधिक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गामा किरणें। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। ट्रेडमिल टेस्ट कोड़ की चिकित्सा से संबंधित है। तो ट्रेडमिल टेस्ट कोड़ की चिकित्सा से संबंधित है। तो इसका दोस्तों आपके पास ऑप्शन है गुर्दा, फेफड़े, हृदय, पैर। तो इसमें से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? किडनी। आपका गुर्दा। क्या हो जाएगा? गुर्दा। अगला प्रश्न है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है भाई? तो ये ऊष्मा का क्या होता है? तो ये ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम। कौन सी? पोटेशियम। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो दोस्तों उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, हाई होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो अवक्षेपण क्या है आपका? ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? तो उदासीनीकरण है। कौन सी है? उदासीनीकरण। ठीक है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाल देने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, किसके कारण? उदासीनीकरण के कारण। अगला प्रश्न है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये दोस्तों आपकी उपचयन अभिक्रिया। कौन सी है? उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया। क्या? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो किसके होते हैं? तो ये उदासीनीकरण और विस्थापन के। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसके? उदासीनीकरण और विस्थापन के। हाँ, अगला प्रश्न है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये दोस्तों आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का दोस्तों पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है 7 से कम। कितना होता है? तो ये होता है आपका 7 से कम। तो यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो दोस्तों क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? दोनों आयन मुक्त होते हैं। OH आयन मुक्त होता है, हाइड्रोजन आयन कोई आयन नहीं। तो दोस्तों क्या होता है? OH आयन आपका मुक्त हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ये आपका मुक्त होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह हैं, तो वह उत्पाद क्या है दोस्तों? तो वह उत्पाद जितने भी बनते हैं क्षारीय बनते हैं। कैसे बनते हैं? क्षारीय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो किस धातु को चाकू से दोस्तों काटा जा सकता है? तो ये है आपका सोडियम। किसको? सोडियम को। सोडियम को आपको क्या करते हैं? चाकू से। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो होता है आपका 22 कैरेट का। कितने कैरेट का? तो 22 कैरेट के। जो भी आभूषण वो 22 कैरेट सोने से बनते हैं। अगला प्रश्न है सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या हैं? तो सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या हैं दोस्तों? तो सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, सबसे अच्छे क्या है? चालक हैं, यानी कि ऊष्मा के सुचालक हैं, सीधे बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी। ठीक है, मरकरी दोस्तों किसमें? द्रव अवस्था में आपकी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो किसको? तो सोडियम को रखा जाता है। किसमें? किरोसिन में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आकर आग नहीं लगती है, जिससे ऑक्सीजन के संपर्क में अगर ये आ जाएगा तो आग लगने की संभावना रहती है, इसी वजह से इसको उसमें भर के रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इनमें से कौन सी अधातु है जो दोस्तों पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कौन सी धातु दोस्तों तार के रूप में उपलब्ध है? तो ये कॉपर। किसमें? तार के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी Ag यानी सिल्वर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अधातु है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा धातु है? हाइड्रोजन, लोहा, सोना, इनमें से कौन सी अधातु है? तो ऑप्शन है यानी हाइड्रोजन क्या है आपकी? अधातु है। अगला प्रश्न है अदिश राशि है, तो इनमें से दोस्तों कौन सी है दोस्तों आपकी अदिश राशि? बताइए जल्दी से। तो कौन सी है दोस्तों? तो ऊर्जा आपकी क्या है? अदिश राशि है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो द्रव्यमान दोस्तों आपकी सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वेक्टर की मात्रा है? तो कौन सी है दोस्तों? तो बल है। क्या है? बल। ठीक है, क्या है? बल। एम्पियर क्या नापने की इकाई है दोस्तों? तो एम्पियर मापने की क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से दोस्तों क्या मापा जाता है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा करंट। ठीक है, करंट किस में मापते हैं? तो ये एम्पियर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, करंट यानी दोस्तों धारा। ठीक है, धारा को किससे मापते हैं? आपका एम्पियर से। ठीक है, अगला, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये डायोप्टर। ठीक है, लेंस की शक्ति किससे मापते हैं दोस्तों? तो ये किससे मापा जाता है? तो डायोप्टर से मापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज से हमारा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलेंगे अपने अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। त्रिशूल सीरीज का दोस्तों पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।